हेलो दोस्तों, आपसे डिस्कस करेंगे जो हमने हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था, देयर वाज अ रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डिस्कस। राइट? तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन वाज नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज, बिकॉज आई वुड लाइक टू बिलीव कि अगर आपने एक साल अच्छे से मेहनत करी है तो आप इसका एक अच्छा मेंस आंसर लिख पाएंगे। द आइडिया इज कि आप क्या उसको सही फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, क्या सही स्ट्रक्चर दे पा रहे हैं। एक इंट्रो चाहिए, एक बॉडी चाहिए, एक कंक्लूजन चाहिए, और जितना ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा, जो दूर से ही एग्जामिनर को दिख जाएगा कि हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है, उतना अच्छा है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए जहां से आप सॉर्ट ऑफ एक फाउंडेशन लेकर दें कि अच्छा बॉडी में मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं और ऐसा क्यों। देन बॉडी में वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स यू राइट, प्रेफरेबली इन पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे पॉइंट फॉर्म बना के आगे सब पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, एंड देन वन लाइन कंक्लूजन। सो दिस वाज द आइडिया। we'll see what the model answer is. Your answer can be different from this, it can be better than this. ये मत कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट जो यहाँ पे आंसर है ये आप कॉपी कर पाएं, क्योंकि वेरी फ्रैंकली ये पूरा का पूरा आंसर पेपर में लिखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है, आपके पास वर्ड लिमिट भी है। राइट? तो ये आंसर मोस्ट लाइकली वर्ड लिमिट भी एक्सीड कर रहा है, और क्योंकि वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहा है, आप शायद उतने टाइम लिमिट में भी नहीं लिख पाए जितना आपके पास टाइम लिमिट है। तीसरी चीज ये भी, इट इज ह्यूमनली sort of impossible, if I may say so, to remember all these points. Right? आप डिफरेंट तरीके से, शायद अगर मैंने यहाँ पे 5-6-7 पॉइंट्स लिखे होंगे, शायद आपको ये 6-7 पॉइंट्स याद आ जाएं, पेपर में लिखे जाएं, बट हर आंसर में आप ये रेप्लिकेट कर पाए नहीं होगा। मोरओवर हर क्वेश्चन इतना फेमिलियर नहीं होगा आपके लिए। देयर बी क्वेश्चंस जिनके बारे में आपने कुछ नहीं सुना होगा, राइट? तो आपको ऑन द स्पॉट आंसर क्रिएट करना है। सो ऑल दोज कंस्ट्रेंट्स कम इनटू प्ले। उन कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही आप अपना आंसर लिखिए, एंड ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लीजिए, डोंट वरी टू मच, बिकॉज इट्स अ कंपेरेटिव एग्जाम। आपके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स है वो बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर भी हैं, और रिलेटिव ही आपको सबके मार्क्स मिलने हैं। राइट? तो आंसर देखते हैं, रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियन नेशनलिज्म जो थी वो डोमिनेट की जा रही थी बाय मॉडरेट्स, जो ये मानते थे कि इंडिया को ब्रिटिश वॉर एफर्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपनी लॉयल्टी दिखानी चाहिए, और वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश हमें रिवॉर्ड करेगा, अपनी बेनिवलेंस दिखाएगा, और हमें और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेगा। बट एट द एंड ऑफ द वॉर सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी फ्रॉम व्हाट दे हैड एक्सपेक्टेड और व्हाट दे हैड प्रेडिक्टेड। क्या क्या डिफरेंसेस थे? इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करने पड़ रहे थे लोगों को बहुत ज्यादा। इंक्रीज हुआ प्राइसेस में, क्यों? क्योंकि वॉर टाइम स्कैसिटी है। देन रिसेशन आया तो इकोनॉमी अपने घुटनों पे आ गई, प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि जॉब लॉस हो गया है, वर्कर्स और आर्टिसंस बिल्कुल घर पे आ गए हैं, कुछ नहीं हो काम कर पा रहे हैं, और प्राइसेस इतने ज्यादा हैं कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेटेड अर्बन क्लास की भी जॉब्स चली गई, दे टू फेस अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बाहर से आते थे वो बाहर से आने बंद हो गए, क्योंकि वॉर टाइम है। अगर कोई ट्रेड हो भी रही है तो डबल द प्राइसेस पे हो रही है। तो थोड़ा सा मौका मिला इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को अपना सॉर्ट ऑफ एक फुटहोल्ड जमाने का। अब एट द एंड ऑफ द वॉर उनको लगा कि हम अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के आगे अपनी डिमांड्स रखें, तो उन्होंने अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मांगे आगे रखनी शुरू कर दी। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म में। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉलिटिकल गेन्स। तो पॉलिटिकल गेन की एक्सपेक्टेशन ये थी कि वॉर खत्म होगा तो ब्रिटिश अपनी बेनिवलेंस दिखाएंगे और हमें और ज़्यादा रिफॉर्म्स देंगे। बट क्या मिला उन्हें मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स मिले, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एंड दे थरली डिसअपॉइंटेड द पॉलिटिकल क्लास इन इंडिया कि ये तो कुछ भी नहीं दिया, ये तो मुंह पे तमाचा है। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर आप पे सिर्फ शक है तो शक के बिना पे ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है। राइट? तो रॉलेट एक्ट तो हमें पता है, इट वाज रबिंग सॉल्ट इनटू द वुंड्स।
देन इसके अलावा एक पॉइंट ये भी था कि पंजाब जो था, पंजाब से बहुत बड़ी भारी तादाद में जो यूथ था वो वॉर एफर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए। अब वो वापस आए तो दुनिया देख देख के आए थे, एक्सपीरियंस करके आए थे, जो बाहर राइट्स और लिबर्टीज हैं वो महसूस करके आए थे। वापस आए तो उन्होंने वही बुरे हाल देखे अपने देश के जो 4 साल पहले थे, शायद और ज्यादा बुरे हाल हो गए थे। तो पंजाब में जो ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म थी, पॉलिटिकल फर्वर था, ये बहुत जोरों शोरों पे था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब हैड गॉन ओवरसीज एंड सीन द कंडीशंस आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तो ये भी एक रीजन बना रिसर्जेंस इन नेशनलिज्म का। देन डिसइल्यूजनमेंट विद इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड। अब एलाइज और दूसरी तरफ एक्सेस, ये ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी, फ्रांस एक तरफ, रशिया एक तरफ, तो ऑस्ट्रिया एक तरफ, अब इनके बीच में लड़ाई हो रही है। अब पार्टिसिपेटिंग नेशंस प्राइमरीली अगर हम देखें, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सारे के सारे यूरोपियन नेशंस, राइट, ऑल ऑफ देम वाइट पीपल, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आप ये जातियां करते हैं, आपका ये कॉलोनियल रिकॉर्ड है, आप ये कर रहे हैं, आप इस तरीके से डेमोक्रेसी क्रश कर रहे हैं, ये आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं एंड एक दूसरे की जो दोनों ने एक मिथ क्रिएट किया हुआ है वाइट मैन सुपीरियोरिटी का, उसको बर्स्ट कर रहे हैं, राइट, अपने ही सॉर्ट ऑफ पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं एक तरीके से। देन वॉर में बहुत सारी डिफीट्स भी फेस करनी पड़ी। तो जो एक इनडिफेटिगेबिलिटी का एक मिथ बना हुआ था कि इनडिस्ट्रक्टेबल पावर है, ब्रिटिश एम्पायर है जिसको कोई छू नहीं सकता, वो जो मिथ था वो खत्म हो गया। देन अच्छा, वॉर खत्म हुआ तो पोस्ट वॉर ट्रीटीज हुई, पोस्ट वॉर ट्रीटी हुई पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, राइट। तो अब ट्रीटी ऑफ वार्से हुई, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है कि जो विनिंग पार्टी है वो सारा का सारा लूजर की जो टेरिटरी है, रिसोर्सेज हैं, वो अपने लिए लेना चाहती है। तो वॉर के बाद ये चीज क्लियर हो गई कि किसी को बचाने के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, अपनी कॉलोनियल एम्बिशंस प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो जो भी इससे पहले झूठ पेडल किए गए थे ओवर द इयर्स, वो सारे के सारे सामने आ गए, राइट। ये डिसइल्यूजनमेंट विद इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड। एंड चौथा इंपॉर्टेंट रीजन, द अक्टूबर रेवोल्यूशन और द रशियन रेवोल्यूशन। तो बोल्शेविक पार्टी जो थी वर्कर्स की, उन्होंने जार को ओवरथ्रो कर दिया और पहली सोशलिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश करी और वॉलंटरीली वॉर से विड्रॉ कर गए। अब इससे लोगों को बहुत पॉजिटिव मैसेज गया कि सबसे ज्यादा पावर जो है वो लोगों में है, पीपल हैव ऑल द पावर, पीपल आर ऑल पावरफुल। और अगर लोग चाहें तो बड़ी से बड़ी पावरफुल से पावरफुल लीडरशिप को ओवरथ्रो कर सकती हैं। सार अनटचेबल माने जाते थे, कोई छू नहीं सकता था, अनक्वेश्चन्ड पावर थी, बट लोगों ने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उनको ओवरथ्रो कर दिया उनकी सीट से। तो लोगों को लगा कि दुनिया में लोगों को ये मैसेज गया कि पीपल, इफ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, इफ दे आर यूनाइटेड, इफ दे आर डिटरमिन्ड, दे कैन ओवरथ्रो एनी टायरेंट दे वांट। ये कारण बने फॉर नेशनलिस्ट रिसर्जेंस इन इंडिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑल दीज टुगेदर मैनिफेस्टेड in public outrage and political activity, eventually leading to the non-cooperation movement under the leadership of गांधी जी, राइट। तो ये बेस्ट केस आंसर बनाया है। इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है कि आपको लगे कि जोड़ देने चाहिए, बट अगेन आपको याद रखना है कि टाइम कंस्ट्रेंट है, वर्ड लिमिट कंस्ट्रेंट है, उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर ऑपरेट करते हुए आपने बेस्ट आंसर लिखना है, राइट। सो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइटिंग इन द प्रॉपर फॉर्मेट कंप्लीट्स योर आंसर, राइट। तो ये था फर्स्ट आंसर। थैंक यू।